आपकी निसाब की किताबों में ये भी डाल दें कि उन 90,000 फौजियों के न सिर्फ हथियार बल्कि उनकी पतलूनें भी आज दिन तक वहाँ पे टांगी हुई हैं। ये वही बुज़दिल है जिनकी पतलूनें बंगालियों ने उतारी थी। जब अपने से ताकतवर फौज के सामने आते हैं तो पतलूनें उतर जाती है। नेचुरल गैस निकला बलूचिस्तान में, लेकिन उसका 98% प्रॉफिट चाइना और पाकिस्तान के पास और सिर्फ 2% बलूचिस्तान को। क्या मौजूदा हालात को देखते हुए आर्टिकल 370 जैसा कोई प्रावधान बलूचिस्तान के अंदर लगाने का समय आ गया है, जो बलूचिस्तान को धीरे धीरे कश्मीर की तरह पाकिस्तान के अंदर जला करके रखेगा और एक समय आने पर एक नए राष्ट्र का निर्माण होगा। गुलामी की सबसे खतरनाक तस्वीर वो होती है जो आजादी के नाम पर थोप दी जाती है। ठीक वैसा ही हुआ बलूचिस्तान के साथ। एक ट्रीटी पर दस्तखत हुआ, एक मुआहदे पर दस्तखत हुआ मोहम्मद अली जिन्ना और ब्रिटिशर्स के द्वारा, पूरा का पूरा मुल्क ही गायब हो गया। A treaty was signed and the nation disappears. पूरी दुनिया में गुमनाम, गायब और किडनैप हो जाने वाले लोगों की राजधानी बन चुका बलूचिस्तान का हर 5वां बच्चा पूछता है कि मेरे पिता कहाँ हैं। सुसाइड बॉम्बिंग, टारगेट किलिंग्स और बॉम्ब से या फिर शेल्टर से लोगों को मार देना, चुन चुन करके मारना, और कहीं सुसाइड बॉम्बिंग तो कहीं टारगेटेड किलिंग्स, कहीं टेररिस्ट अटैक्स, कहीं चुन चुन करके ऐसे ऐसे बॉम्ब ब्लास्ट करना, क्या ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान के ही किए हुए कर्मों का उसको धीरे धीरे सजा मिल रहा है, जो एक लॉ ऑफ कर्मा को दिखाता है। इसी साल मार्च महीने में जफराबाद एक्सप्रेस में जो घटना हुआ, जो क्वेटा से पेशावर की तरफ जो ट्रेन जा रही थी, बलूना में रुकती है और 8 केजी बॉम्ब से उसे उड़ा दिया जाता है। 64 लोगों को बंदी बनाया जाता है और बंदी बनाने के क्रम में ऐसे ऐसे ब्लैकमेलिंग किए जाते हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ। बाद में उसके बाद ये खबर आती है कि करीब 100 से 150 लोगों की जान इस जफराबाद एक्सप्रेस की घटना हुई। पाकिस्तान ने एक्यूजेशन लगाया कि इसके पीछे इंडिया का हाथ हो सकता है। उसके बाद भी लगातार बीएलए की आर्मी ने कई जगह पर कई बार बहुत भीषण हमले किए। इंतहाई दर्द दिल के साथ कहना पड़ता है कि इस वक्त बलूचिस्तान के 5 से 7 अजला इस पोजीशन में हैं कि अगर वो आज़ादी का ऐलान कर दें तो अगले दिन अक़वाम मुत्तहिदा में उनकी दरख्वास्त को कबूल कर लिया जाएगा और पाकिस्तान को तक़सीम तस्वुर किया जाएगा। कहाँ खड़े हैं हम? और हाल ही की घटनाओं से पहले भी अगर हम ध्यान दें तो सीपीईसी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऊपर भी पाकिस्तान के बीएलए आर्मी ने कई जगह पर बहुत भीषण अटैक किया, जिसमें चाइनीज इंजीनियर्स, चाइना के बहुत सारे जो काम करने वाले लोग थे, चाइना के खुद के सिविलियंस थे जो वहाँ पे रह रहे थे, और बीएलए ने काफ़ी जगह इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ही हेवी लेवल पर डैमेज किया। वो डैमेज इतना हेवी था कि चाइना ने खुद ये आकर के कहा कि हमें खुद की आर्मी वहाँ पे लगानी पड़ेगी। और हाल की भी घटनाओं में हम देखें, ऑपरेशन सिंदूर के वक्त एक ऐसा माहौल हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में बन गया था कि जिसका फायदा उठा के बलूचिस्तान की आर्मी ने, बीएलए ने ऐसे भीषण अटैक्स किए कि खबरें यहाँ तक आ रही थी कि कलाल और कभी तो क्वेटा और कभी तो सुराब शहर या चकररिंद में भी बलूचिस्तान के बीएलए का राज हो गया था। राज और कब्जा जैसे शब्द वहाँ से निकल के आ रहे थे। वो इलाके कि जो पुलिस तो खाली कर चुकी थी लेकिन फौज भी खाली कर चुकी है, और जहां पर जंग हो और पुलिस भी ना हो और फौज भी ना हो तो वो एरिया किसके कब्जे में होगा और वहां किसका रेट होगा? पूरे पाकिस्तान के अंदर हड़कंप मच जाता है। हमने कई बार वीडियो फुटेजेस देखी हैं जिसपे बैंक के अंदर वहां के जो मिलिटेंट्स हैं वो घुस करके तोड़फोड़ मचा रहे हैं और कब्जा कर ले रहे हैं। कई बार हिंदुस्तान से ये भी मांग की गई है कि हिंदुस्तान बलूचिस्तान के लिए अपना एम्बेसी हिंदुस्तान में खोले और पूरी दुनिया में इस बात को फैलाए कि बलूचिस्तान एक नया देश बन चुका है। अब हम बात करते हैं महरंग बलोच की। महरंग बलोच वो नेता हैं जिन्होंने मेडिकल की पढ़ाई बलूचिस्तान के अंदर की, पाकिस्तान के अंदर की, और वहां से पढ़ करके वो एक ऐसा चेहरा बन गई बलूचिस्तान मूवमेंट का कि टाइम्स मैगजीन ने भी अपने मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लीडर में उनको अपने फ्रंट पेज पे नाम दिया। और यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि वो आने वाले समय में मे भी प्राइम मिनिस्टर बन सकती हैं। उनको लेडी गांधी का उपाधि भी दिया जाता है।
महरंग बलोच बहुत कम उम्र में अपने पिता को गंवाने के बाद, पाक आर्मी द्वारा पिता को गंवाने के बाद उनके मन में एक ऐसी आग जली कि वो बलूचिस्तान के अंदर हो रहे उत्पीड़न और जो अन्याय हो रहा है पाकिस्तान आर्मी द्वारा, उसको पूरी दुनिया में जगह जगह वो बतलाने लगे और बलूचिस्तान की आज़ादी की लड़ाई का वो मुख्य चेहरा बन के आ गई। महरंग बलोच अभी के समय में बलूचिस्तान की लिबरेशन मूवमेंट का एक प्रमुख चेहरा है। इतनी इंसर्जेंसी हो रही है बलूचिस्तान के अंदर, हमें थोड़ा सा डीप जाने की जरूरत है। हमें थोड़ा समझने की जरूरत है कि इन सारी इंसर्जेंसी जो अभी इतनी हेवी लेवल में हो रही है, उसका मेन कारण क्या है। उसका मेन जो कारण है वो कि एक्चुअली हो क्या रहा है पाकिस्तान के अंदर कि बलूचिस्तान इस प्रकार से उबल रहा है। बलूचिस्तान उबल रहा है और पाकिस्तान टूटने की कगार पे है। बात करते हैं 11वीं और 12वीं शताब्दी में, जब मोहम्मद बिन कासिम और मोहम्मद गजनवी के बलूचिस्तान पर आक्रमण से पहले यहाँ पर कोई बाउंड्री नहीं हुआ करती थी। किसी प्रकार का कोई बाउंड्री या किसी भी प्रकार का नेशनल मूवमेंट यहाँ पर नहीं था, एक नेशनल फीलिंग नहीं थी। यहाँ बहुत सारे तरह के लोग यहाँ रहते थे क्योंकि पठार वाला क्षेत्र था, ना ज़्यादा हरियाली थी और ना ही ज़्यादा कोई खेती बाड़ी होती थी। इस जगह पर जगह जगह के लोग घूमते फिरते और रहते थे। इनको नोमैडिक लैंड भी कहा जाता था, जहाँ सेमी नोमैडिक लोग जो घूमते फिरते और रहते और बसते घूमते रहते हैं, वैसे लोगों का ये जगह था। बलूचिस्तान, बिलूच का अर्थ होता है एक ऐसा रेगिस्तान और पठार वाला पहाड़ का क्षेत्र और वहाँ रहने वाले लोग। बलूचिस्तान के अंदर रहने वाले लोग में काफ़ी ट्राइबल्स लोग, जिसमें रिशारी, ब्रहुई और वहीं के बलूच ट्राइबल्स थे, जिसमें बलूच 40% पश्तूनी और बाकी के अन्य लोग। इस्लाम के उदय से पहले बलूचिस्तान भी उसी अखंड भारत का हिस्सा था, उसी सांस्कृतिक रूप से जुड़े हुए अखंड भारत का हिस्सा था, जिस अखंड भारत की चर्चा मौर्य काल में भी होती थी और मौर्य काल, गुप्त काल और भी अन्य भारत के सम्राटों के काल में होती थी। ये भारत का ही वो अभिन्न हिस्सा था, जिस अभिन्न हिस्सा की हम बात करें तो भगवान बुद्ध के जो स्तूप हैं और सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन भी वहाँ देखने को मिलते हैं। कई हजार साल पहले जाएं तो ये भी पता चलता है कि बलूचिस्तान का ये प्रांत सिंधु सभ्यता से भी जुड़ा हुआ है। 51 शक्तिपीठों में से एक माता हिंगलाज का मंदिर भी बलूचिस्तान के इसी प्रांत में। हिंगलाज माता का वर्णन और महत्वता आप इस बात से जान सकते हैं कि उसके बगल में एक नेचुरल रूप से उड़ने वाली जो ज्वालामुखी है, उसका नाम भी हिंगलाज माता के नाम से रखा गया है और वहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी हिंगोल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से जाना जाता है। बलूचिस्तान के लोगों का रहने का तरीका, बलूचिस्तान के लोगों की सोच, उनके रहने का तरीका, उनका कल्चर, उनका कस्टम और उनका लैंग्वेज काफी पाकिस्तान से अलग रहा। उनकी सोच अलग रही। यही कारण है कि हिंगलाज माता के दर्शन की जब बात करें तो हिंगलाज माता का जो रिनोवेशन हुआ है, उस मंदिर का जो निर्माण हुआ है, वो ये दिखाता है कि बलूचिस्तान के लोग बाकी धर्मों का कितना सम्मान करते हैं और कितना इज्जत करते हैं। वहाँ के दूसरे लोगों का, के मजहब का, के धर्म का और के भाषाओं का कितना रिस्पेक्ट देते हैं। माता हिंगलाज का महत्व वहाँ पे इतना है कि उनको नानी माँ भी कहा जाता है। बात करते हैं 15वीं शताब्दी में, जब वहाँ के एक ट्राइबल्स लोगों के सरदार यानी मीर जलाल खान बहुत सारे ट्राइबल लोगों से मिलते हैं और वहाँ पर एक यूनियन का गठन करते हैं, एक ऐसा जोड़, एक ऐसा गठबंधन कि वहाँ ट्राइबल्स लोग एक साथ रहें और उनका अपना अपना एक सरदार हो, जिससे वहाँ पर गवर्निंग बॉडी का निर्माण हो सके। मीर जलाल खान के बाद एक और नाम आता है जिसका नाम था मीर चकर। मीर चकररिंद ने भी ठीक वही काम किया। उन्होंने बहुत सारे ट्राइबल्स को इकट्ठा किया और एक गवर्निंग बॉडी का निर्माण किया। बाद में ट्राइबल्स लोगों का इकट्ठा होना और मीर चकररिंद को अपना सरदार मानना, इन सारे चीजों के फॉर्मेशन को खान ऑफ कलात कहा गया। कलात एक ऐसे शहर का निर्माण हुआ, एक ऐसे जगह का निर्माण हुआ जो कि एक तरीके से इस पूरे क्षेत्र की राजधानी कराने लगा। समय गुजरता है बहुत अच्छे से, फिर समय आता है अंग्रेजों का। अंग्रेज इस बात से भी दुनिया में फेमस है कि अंग्रेज जहाँ से गुजरते हैं वहाँ लड़ाइयाँ होती हैं। अंग्रेज अगर एक तालाब से गुजरते हैं तो तालाब में रहने वाली मछलियों में भी झगड़ा होना शुरू हो जाएगा। सोवियत यूनियन का प्रभाव बहुत तेजी में बढ़ रहा था। अंग्रेज जो भारत में राज कर रहे थे वो कहीं से भी नहीं चाहते थे कि सोवियत यूनियन इतना नजदीक आ जाए कि भारत में रहने वाले ब्रिटिशर से उनका डायरेक्ट 1-to-1 हो जाए। इसलिए वो चाहते थे कि बीच में एक ऐसा बफर जोन बने जिससे भारत उनसे सुरक्षित रहे। इस क्रम में अंग्रेजों ने रास्ते के मांग के लिए राजा रंजीत सिंह के पास गए और पंजाब के थ्रू रास्ता यूरोप में जाने के लिए मांगा। राजा रंजीत सिंह ने स्पष्ट मना कर दिया कि हमारी धरती पर से कोई नहीं गुजरेगा। फिर अंग्रेजों ने बलूचिस्तान के लोगों से रास्ता मांगा। रास्ता मिल तो गया लेकिन वहां अड़चनें बहुत थी। रास्ता मिला एक लीज के साइन पर और लीज दिया गया 1 लाख या 50,000 रुपए सालाना के दर पर। अंग्रेजों ने उस रास्ते को लिया और खान ऑफ कलात से होते हुए जो कलात का क्षेत्र था वहां से रास्ता उन्हें मिला और फिर वो आगे बढ़ते गए।
कई बार कुछ छुटपुट घटनाओं को इग्नोर कर दिया जाए तो उस समय बहुत अच्छा गया। बात आता है अब 1947 में आज़ादी की। जब भारत और पाकिस्तान आज़ाद हुए 1947 में, उसके 4 दिन पहले ही बलूचिस्तान को लीज से मुक्त किया गया। यहाँ आज़ादी का मतलब ये होता है कि ब्रिटिशर्स ने इस क्षेत्र से अपने लीज का समय पूरा कर लिया था और लीज के समय को हटा दिया। बलूचिस्तान कभी भी ब्रिटिशर्स का राज नहीं रहा था। यहाँ जब सिर्फ एक ट्रीटी साइन हुई थी, जिस ट्रीटी में लिखा गया था कि ब्रिटिशर्स को सिर्फ एक रास्ता चाहिए जो वहां से गुजर सके। इसका मतलब ये था कि पूरा का पूरा बलूचिस्तान एक तरीके से आजाद नहीं था। ट्राइबल्स ने कभी भी ब्रिटिशर्स का एक राज अपने ऊपर नहीं माना। यही कारण था कि आजादी के वक्त ब्रिटिशर्स ने सिर्फ और सिर्फ लीज से मुक्ति दी थी। मोहम्मद अली जिन्ना भी इस पक्ष में थे कि बलूचिस्तान को एक सॉवरेन नेशन डिक्लेयर किया जाए। ये सॉवरेन नेशन डिक्लेयर करने से पीछे उनका मकसद ये था कि हिंदुस्तान का इसके ऊपर से अधिकार किसी तरह से खत्म हो जाए। और यही समय आया कि वहां के एक उस समय के नेता मीर अहमद यार खान बलूच ने मोहम्मद अली जिन्ना को अपना लीगल एडवाइजर बनाया और यहीं पर शुरू हुई एक ऐसी गलती की जिसने बलूचिस्तान को पाकिस्तान का गुलाम बना दिया। मोहम्मद अली जिन्ना वहां के लीगल एडवाइजर बन गए और बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए ब्रिटेन से बहुत तरह के ट्रीटी को साइन करवाया। बाद में मोहम्मद अली जिन्ना ने यह कहा कि बलूचिस्तान पूरी तरीके से आज़ाद मुल्क है। इससे हिंदुस्तान का उसके ऊपर से और पाकिस्तान का उसके ऊपर से डायरेक्ट एक जो राइट था वो खत्म हो गया। अली जिन्ना इतने बेचैन इसलिए थे कि हिंदुस्तान का एक बार राइट खत्म हो जाए तो उनके मन में ये मनसा थी कि बाद में वो पाकिस्तान को उसके ऊपर एनेक्स कर लें। एनेक्स मतलब इलीगली ऑक्यूपाई कर लें, इस्लाम को एज हथियार अपना करके पूरे बलूचिस्तान पर वो कब्जा कर। ठीक हुआ भी वैसा। जब अंग्रेज यहाँ से गए और लीज का समय खत्म हुआ, बाद में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी मिलिट्री लगा करके चारों तरफ से उस क्षेत्र को घेर लिया और बलूचिस्तान इस तरीके से चारों तरफ से गिर गया। बलूचिस्तान के नेता फिर दोबारा अंग्रेजों के पास गए, अमेरिका के पास गए, फिर इंडिया के पास गए, कहीं से भी उस समय से कोई मदद नहीं मिला और बलूचिस्तान पाकिस्तान द्वारा इलीगली ऑक्यूपाइड हो गया। बलूचिस्तान जो शुरू से एक आज़ाद मुल्क था वो इस तरह की धोखेबाजी से दोबारा से पाकिस्तान का गुलाम बन गया। ट्राइबल्स लोगों ने कई बार इसका विरोध जताया। ट्राइबल्स लोगों ने इस चीज़ को कभी भी स्वीकार नहीं किया कि बलूचिस्तान के ऊपर पाकिस्तान का किसी प्रकार का अधिकार नहीं हो सकता है, क्योंकि ना बलूचिस्तान का भाषा पाकिस्तान से मिलता है, ना ट्रेड, ना कस्टम, ना ही कोई ट्रेडिशन और ना ही वहाँ का कोई कल्चर और ना ही भाषा। फिर शुरू होता है आज़ादी के बाद का दौर। 1950, 1960, 1970 और 2000 के दशक में भी बलूचिस्तान के अंदर इस तरह की कई बार क्रांति शुरू हुई, जिसको फौज ने अपनी ताकत, बम, गोले और बारूद के दम पर दबाया। इसी दरमियान में कई बार छोटे छोटे ट्राइबल्स ने छुप करके और गुरिल्ला वॉरफेयर के तहत पाकिस्तान की आर्मी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, क्योंकि पठार के क्षेत्र में जो कि पाकिस्तान की आर्मी के अंदर 90 से 95% पंजाबी थे, पंजाबी लोगों को वहाँ के पठार के क्षेत्र पर जहाँ पे रेगिस्तानी पहाड़ थे वहाँ उनको चढ़ने और बसने की आदत नहीं थी। इस कारण से ट्राइबल्स लोगों ने उन्हें छुप के बहुत नुकसान पहुँचाया और इतना नुकसान पहुँचाया कि कभी भी पाकिस्तान वहाँ पर स्टेबल नहीं हो पाया। बात आता है ग्वादर पोर्ट का। ग्वादर पोर्ट के बनने के निर्माण के समय में भी यहाँ के ट्राइबल्स और यहाँ के जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उन्होंने कई बार धमकी दिया कि यहाँ ग्वादर पोर्ट बनेगा तो यहाँ के लोगों को फायदा नहीं मिलेगा। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एक ऐसा कॉरिडोर बना जिसमें रोडवेज, रेलवेज, ऑप्टिकल फाइबर, एनर्जी सेक्टर की पाइपलाइन वहां से गुजरी और सीपीईसी के बनने के क्रम में भी बीएलए की आर्मी ने इतना नुकसान पहुंचाया कि पाकिस्तान और चाइना दोनों घबरा गए। वर्ष आता है 2000 का, बीएलए के फॉर्मेशन का, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। ट्राइबल्स लोगों ने ऐसा सोचा कि हम लोग अलग अलग जो लड़ रहे हैं क्यों ना हम एक जगह पर ऑर्गेनाइज तरीके से लड़ें, और तब निर्माण हुआ एक ऑर्गेनाइज्ड आर्मी का जिसका नाम रखा गया बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। यह आर्मी इतनी ऑर्गेनाइज तरीके से हमला करती थी और इतनी प्लानिंग के साथ हमला करती थी कि पाकिस्तान हर बार बेशक हमला करता था। सीपीईसी की कॉरिडोर के बनने के समय भी और ग्वादर पोर्ट पर भी कई बार बम धमाके। अब हम जब हाल की घटना को देखते हैं और हाल की घटना को मेजर करते हैं तो ये जो इंटेंसिटी है और ये जो लड़ाई है बीएलए की वो बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई हो चुकी है। वो इतना हाई रूप ले चुकी है कि कई बार ये खबर आ रहा है कभी कलात शहर के ऊपर से बलूचिस्तान का कब्जा हो गया है तो कभी सुराब शहर पर। अभी हाल में ही सुनने को आ रहा है कि सुराब शहर में भी बलूचिस्तान का कब्जा हो चुका है। ये कब्जा और ये हरकतें दिखा रही हैं कि बलूचिस्तान पूरी तरीके से चल रहा है। किसी भी वक्त बलूचिस्तान की आज़ादी की घोषणा हो सकती है। पाकिस्तान के द्वारा एक और प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है और वो प्रोपेगेंडा मजहब को एज अ टूल इस्तेमाल किया जा रहा है।
जो लोग बलूचिस्तान में, जो मुसलमान बलूचिस्तान की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हें फितना और हिंदुस्तान कहा जा रहा है। ये एक ऐसा राजनीतिक एजेंडा है जिसके तहत वहाँ के लोगों को भटकाया जा रहा है कि ये लोग हिंदुस्तान की मदद कर रहे हैं, और जो लोग कश्मीर में शहादत दे रहे हैं उन्हें तो मिलेगा जन्नत, मगर जो मुसलमान बलूचिस्तान की लड़ाई लड़ रहे हैं उनको मिलेगा जहन्नम। यानी पाकिस्तान के लिए ऐसा लगता है एक पवित्र किताब है और इस्लाम का एक ऐसा धरोहर है, वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की बाउंड्रीज को बचाने के लिए। हम बात करते हैं अब भारत के स्टांस की। भारत को अभी देखना है और भारत को समझना है कि क्या भारत बलूचिस्तान के इस मुद्दे को दुनिया में बहुत प्रबल तरीके से उठाने का समय आ गया है कि जैसे दुनिया के किसी कोने में फिलिस्तीन पर हमला होता है या फिलिस्तीन के ऊपर कुछ भी होता है तो पाकिस्तान या किसी भी मुस्लिम देश की तरफ से एक बहुत मजबूत स्टैंड आता है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह से बलूचिस्तान के लोग भारत को अपनी माता मानते हैं, भारत माता कहते हैं, क्या भारत को भी बलूचिस्तान के अंदर हो रहे मानवाधिकार के उल्लंघन और बहुत तरह के जो अटैक्स और गुमनाम हो जा रहे हैं लोगों को, कि मुद्दे को यूनाइटेड नेशन में पूरी जोर तरीके से उठाने का समय आ गया है? दूर दूर बैठे हुए लोग, जिस धरती को मैंने देखा नहीं है, जिन लोगों के विषय में मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन ऐसे दूर सुदूर बैठे हुए लोग हिंदुस्तान के एक प्रधानमंत्री को अभिनंदन करते हैं, उसका आदर करते हैं, तो मेरे 125 करोड़ देशवासियों का आनंद है, वो मेरे 125 करोड़ देशवासियों का सम्मान है। और इसलिए ये सम्मान का भाव, धन्यवाद का भाव करने वाले बलूचिस्तान के लोगों का, गिलगित के लोगों का, पाक के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों का मैं आज तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। बलूचिस्तान के नेता भारत की आज़ादी से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। भारत की आज़ादी के समय पे बहुत सारे ऐसे फ्रीडम फाइटर्स निकले, जैसे कि चंद्रशेखर आजाद, शहीद भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, सरदार पटेल और भी काफी अन्य, मंगल पांडे जैसे लोग। यहाँ यदि आपको ये समझ में आता है कि चरखा चलाने और अहिंसा की बात करने से भारत को आज़ादी मिल गई थी, तो आप वो रास्ता भी अपना सकते हैं। और आप वो रास्ता भी अपना सकते हैं जिसमें मंगल पांडे और सुभाष चंद्र बोस ने हिंसा का उपयोग बड़ी सटीक तरीके से किया और पूरे विश्व को यूनाइट किया और ऐसी आर्मी का निर्माण किया जिसके बाद भारत आजाद हुआ। मैं महाराज बलोच से सीधे सीधे एक और बात डायरेक्ट कहना चाहता हूँ। मेरी वीडियो के माध्यम से ये बात उन तक पहुँचती है, एक छोटा सी कहानी में जरूर सुनाऊंगा। बात है भीकाजी कामा की। भीकाजी कामा एक ऐसी लेडी नेता थी भारत की, तो एक बार किसी काम से फ्रांस उन्हें जाना पड़ा था और फ्रांस में उनको संबोधन देना था। फ्रांस में किसी तरह के संबोधन के दौरान वहाँ के एक फ्रांसीसी पत्रकार ने उनसे कह दिया कि आप किस प्रकार का साड़ी और किस प्रकार का वेशभूषा पहन के आए हैं, या आपको जानना चाहिए कि आप आज़ाद नहीं हैं, आप गुलाम हैं, आप इस तरह की साड़ी पहन के आप नहीं आ सकते। उन्हें कई बार जलील किया गया और बुरी तरीके से उन्हें डिस्क्रिमिनेट किया गया। ये बात उन्हें पहले से पता थी कि ऐसा कुछ होगा, वो पहले से प्लान होकर के आई थी। साड़ी पे एक डिजाइन बना हुआ। उन्होंने भरी सभा में उसी समय साड़ी के उस पल्लू को फाड़ा और पूरी सभा में फहरा दिया और कह दिया कि यही मेरे भारत का झंडा है। बाद में उस साड़ी के डिजाइन और लोगों को ही भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज घोषित किया गया। कि ये कहानी सब लोगों को सीखनी चाहिए और ये समझनी चाहिए कि किस प्रकार से अपने अस्मिता और अस्तित्व की लड़ाई इंसान को हर फोरम पे जारी रखना चाहिए। और महारंग बलोच भी अपनी अस्तित्व की लड़ाई आप जारी रखें। भारत की स्वतंत्रता की कहानी आप बहुत तरीके से अपने जीवन में और अपने बलूचिस्तान की आज़ादी में आप लगा सकती हैं। भारत की आत्मा और भारत की शक्ति पूरी तरीके से बलूचिस्तान के लोगों के साथ है। हम यहाँ से और कुछ भेज सके या ना भेज सके, हम एक पूरी तरीके से एक पॉजिटिव ऊर्जा और पॉजिटिव एनर्जी आपकी तरफ जरूर भेज सकते हैं। हम लोग भी माता हिंगलाज की उसी प्रकार से पूजा और मन में आस्था रखते हैं। 51 शक्तिपीठों में से एक माता हिंगलाज का जो मंदिर है, हम माता हिंगलाज से प्रार्थना करते हैं और उनकी पूजा करते हैं मनोमन में कि भारत की इस भूमि से उन्हें बारंबार प्रणाम करते हैं। उस भूमि को प्रणाम करते हैं जिस भूमि को मैंने अब तक नहीं देखा और बहुत सारे भारतीयों ने नहीं देखा। उनकी इच्छा है कि माता हिंगलाज पूरे बलूचिस्तान के ऊपर कृपा बरसाए और बलूचिस्तान की आज़ादी को और तीव्र बनाए। मुझे पूरी तरीके से उम्मीद है कि माता हिंगलाज अपने आशीर्वाद आप लोगों के ऊपर जरूर रखेंगे। जय मां हिंगले देवी भीमलोचन संयुते सिद्धिदात्री नमस्ते अस्तु त्रैलोक्य रक्षणेश्वरी। तीनों लोगों की रक्षा करने वाली मां बलूचिस्तान के साथ पूरे विश्व की रक्षा करती। ऐसी उम्मीद के साथ और इस विश्व युद्ध के समय जहां चारों तरफ युद्ध का डंका बज रहा है, मैं माता हिंगलाज से प्रार्थना करता हूं कि बलूचिस्तान के साथ आप पूरे दुनिया और भारत की भी रक्षा करें और बलूचिस्तान के लोगों को बहुत जल्द ही इस क्रूर आतंकवादी देश से निजात दिलाए और आज़ादी दिलाए। मैं माता हिंगलाज को ध्यान में रखते हुए तमाम 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से बलूचिस्तान की आज़ादी की मांग अपने इस प्लेटफॉर्म के तहत करता हूँ। जय माता हिंगले देवी, जय हिंद, जय बलूच।